वो नेगोशिएट कब होगा कि सर उसके लिए तो केवल सर हमको एंडोर्समेंट कर देना होगा। जो भी उसको लेके आएगा उसी को पैसा दे दिया जाएगा। अ नेगोशिएबल इज इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर व्हेन एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, यानी कि वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ओनली देखो, ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो, कि सर मैंने जिसको भी दे दिया, जो भी लेके आएगा वो। ऐसा भी हो सकता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया गया हो। मुकुंद का नाम लिखा, मुकुंद ने करण को दिया, करण ने लिख दिया जो भी इसको लेके जाएगा उसको पे। तो उसने क्या किया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बियरर इंस्ट्रूमेंट बना दिया। कोई नाम नहीं लिखा, बस अपना साइन कर दिया यहाँ पर, तो उसने बियरर इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो लास्ट वाला, या तो शुरुआत से या लास्ट वाला एंडोर्समेंट बियरर बना सकता है, वो भी चल जाएगा। ठीक है। चलिए, ये भी लिख रहा है, when the only or the last endorsement is in blank, the person who possesses it can demand the payment because it becomes the bearer instrument। चलिए, ये सब आप कर लोगे। फिर नेक्स्ट पूछा है आर नेक्स्ट पूछा है आरबीआई के मेजर फंक्शंस क्या है, वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे करता है, डायरेक्ट है भैया। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 6 नंबर के क्वेश्चन को भी तीन तीन में डिवाइड कर दिया है, ध्यान रखो, एक में पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एमसीए के क्या है सर, ये सब आप कर लोगे। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5A का फर्स्ट पार्ट पढ़ भाई। PQR Limited, a supplier of electronic components, entered into a contract on 1st August 2024 with PQR Enterprises for the sale of 1,000 units of microchips. The contract specifically identified the microchips by serial numbers and were in a deliverable state stored in PQR Limited's warehouse. The contract supplied that the goods stipulated that the goods would be delivered on 1st September 2024. On 10th August 2024, a flood occurred, damaged the warehouse, and destroyed the entire stock of microchips, including the 1,000 units intended for PQR enterprises. Examine with reference to the provisions of Sale of Goods Act who shall suffer the loss. What will be your answer if the microchips are not specifically identified and marked for PQR enterprises at the time of the contract? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है सर, कैसे गुड्स में, एग्जिस्टिंग गुड्स है। ठीक है सर, हाँ सर, एग्जिस्टिंग गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है सर, एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट। सर गुड्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हुए पड़े हैं, उनमें कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है सर, या तो एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स हैं तो, स्पेसिफिक गुड्स हैं तो एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड सर। और यदि असर्टेंट गुड्स हैं तो एज सुन एज दे आर असर्टेंट सर। ये आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहा है क्वेश्चन कि सर 1,000 यूनिट्स माइक्रोचिप्स बेचने की बात हुई थी सर, उनके सीरियल नंबर्स तक से कंफर्म कर दिया। ठीक है, फॉर द सेल ऑफ 1,000 यूनिट्स ऑफ माइक्रोचिप्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड by serial numbers and confirmed that they were in deliverable state stored in PQR Limited warehouse। सर सारा इशारा इसी तरफ हो रहा है, स्पेसिफिक गुड्स की तरफ हो रहा है सर। उन्हीं 1,000 माइक्रोचिप्स को बेचने की बात हो रही थी जिनके सीरियल नंबर 1 से लेके 1,000 तक के हैं। ठीक है, तो सर एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलर ने उन गुड्स को पूरा अच्छे से रखने का प्रबंध किया हुआ है, कोई गलती नहीं की है, उसके बावजूद अब उन गुड्स को सेलर के गोदाम में नुकसान हो जाता है। हु विल बियर द लॉस सर, बायर जो ओनर है उसका, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है स्पेसिफिक गुड्स में। ठीक है, इसलिए बायर वुड बायर वुड
bear the loss. आगे पूछता है what will be your answer if the microchips are not specifically identified and marked for PQR enterprises? यानी कि अभी तक सर गुड्स स्पेसिफिकली बताए नहीं गए हैं कि सर ये वाले गुड्स हैं, तो फिर सर when the goods are not specifically identified and ascertained, तो फिर सर ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर हो गई क्या फ्रॉम द सेलर टू द बायर? नहीं सर, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, तो फिर सर सेलर ही तो उसकी रिस्क को बियर विथ करेगा। सिंपल है, ओनरशिप पे बेस्ड है, कौन ओनर था, कैसा गुड्स था, उनके रूल्स क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के, ये लगा के अपने को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। A purchases a motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that the motorcycle sold by B to A was a stolen one and had to be returned to a rightful owner. A brings action against B for the return of the price. Will he succeed? Examine with the reference of the provisions of Sale of Goods Act. लैटिन मैक्सिम कौन सी लगेगी? लैटिन मैक्सिम कौन सी लगेगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? Nemo dat non quod habeat. Nemo dat quid non habeat, a person cannot pass a better title to another person than what he himself has। तो क्या चोर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? उसके खुद के पास है क्या ओनरशिप? नहीं सर, चोरी की माल है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो सर मोटरसाइकिल चोरी की थी, वापस देनी पड़ी, तो क्या, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि सर ये वॉइड बन चुका है? वॉइड के लिए मैंने आपको क्या बताया, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप अपना पैसा वापस डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एज पर सेक्शन 64 65 दो बताए थे, एक वॉइडेबल के लिए बताया था, एक वॉइड के लिए बताया था, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर बिल्कुल आप अपना पैसा डिमांड कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंटेंट्स होते हैं? ठीक है, मैंडेटरी नहीं है तो भी, हाँ सर मैंडेटरी नहीं है, जब उसको लिखित में ले आते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तो फिर वो डीड हो जाती है, जितने रुपए के स्टैंप लगाने होते हैं उतने के लगेंगे। ठीक है, ये सब बातें बता लोगे कि क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में, बना लोगे आप लोग। नेक्स्ट सर, एक एजेंट की ड्यूटीज क्या होती है, ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं प्रिंसिपल के लिए? तो सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या क्या होते हैं देखो कि सर ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, या फिर जो कस्टमरी प्रैक्टिस है वो, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्केल, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, sorry, duty to render proper accounts, duty to communicate with principal in case he is facing some difficulty, तो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके उससे इंस्ट्रक्शंस लीजिए। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, फर्दर सब एजेंट नहीं बनाने का, जो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे सम रिसीव किया है उसको देने का, हाँ उसमें से तुम अपने जो भी तुम्हारा बनता है कमीशन वगैरह वो डिडक्ट कर सकते हो। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तुमको एजेंसी बिजनेस के दौरान मिली है उसको यूज नहीं करने का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है और इसका आंसर गलत दिया हुआ है आंसर शीट में। ठीक है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बताया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में? हाँ सर बताया, इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट। तो सर क्या जिसको हमने इनकोएट इंस्ट्रूमेंट दिया है वो उसको कंप्लीट कर सकता है? हाँ सर, उसको पूरा राइट होता है उसको कंप्लीट करने का। हमने यहाँ पर अमाउंट खाली छोड़ दिया कि तेरे जितने रुपए बने तू भर लेना, लेकिन वो कहाँ से लेगा? सर जितने रुपए के भी उस पे स्टैंप लगे हुए होंगे उस हिसाब से इसकी मैक्सिमम लिमिट सेट हो जाएगी। यस सर, एक्स ने वाई को, ये तो हो गया होल्डर, बोला तूने मेरा गेट बनाया है तो जितने रुपए का भी गेट बने लोहे का जितना भार है उस हिसाब से तू भर लेना। ठीक है सर, लेकिन मैं इस पे स्टैंप 17,000 रुपए का लगा रहा हूं कि 17,000 रुपए तक का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि तेरे को 15,000 से ज्यादा नहीं बनना है। तो क्या होल्डर 16,000 भर सकता है, 15,000 से ज्यादा भर सकता है? नहीं सर, नहीं भर सकता।
होल्डर तो उतना ही भर पाएगा जितना इसने इंटेंशन बताया है कि तेरे को इससे ज्यादा नहीं भरना है, तो 15,000 तक के लिए भर सकता है। लेकिन यदि होल्डर ने आगे वही चीज होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दी है, आगे उसको फर्दर एंडोर्स और वो कर दिया है, दे दिया है, सर इसको तो नहीं पता कि इंटेंशन 15,000 तक का ही है, वो तो मैक्सिमम यहाँ तक गाइड हो सकता है ना कि हाँ मैं 17,000 तक का अमाउंट भर सकता हूँ। तो सर क्या ये 17,000 डिमांड कर सकता है और क्या एक्स को देना पड़ेगा? हाँ सर देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस है। और इसका आंसर तुम्हारे मॉड्यूल की ये जो है एमटीपी के आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, प्लीज इससे मत जाना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ भाई। कहाँ चला गया? हाँ सर, वो नेटवर्क चला गया था। पढ़ भाई ये। Nisha, a small business owner, receives a bill of exchange from her customer Neeraj, which is due for payment on 15th October. On 12th October, Nisha presents the bill of exchange for payment at Neeraj's office during regular business hours, but Neeraj is not present. Nisha leaves the bill with Neeraj's assistant, requested to be present to to Neeraj for payment when he returns. However, Neeraj's assistant forgot to give the bill and Neeraj does not make the payment by the due date and the bill is dishonored. Based on provisions of NI Act, examine whether Nisha's presentment of the bill of exchange to Neeraj assistant. देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं जब एनआई एक्ट कराया था, ठीक है? तो सर एक बात बताओ, मुझे आपके सामने मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना है कि भैया पेमेंट करो देखो। तो सर या तो जिसने साइन किए हैं, मतलब जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, उसको दे दूंगा, या फिर इसके एजेंट के सामने प्रेजेंट कर दूंगा। यस सर, एजेंट भी तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दैट सिचुएशन। हाँ सर, यूजुअल बिजनेस आवर्स में, यूजुअल बिजनेस डे पे करना है, ठीक है? यस सर। लेकिन ऐसा भी कर दिया, एजेंट को भी प्रेजेंट कर दिया तो भी चल जाएगा, मान लिया जाएगा इसको प्रेजेंट कर दिया है। ओके। लेकिन यदि एजेंट की बजाय वर्ड असिस्टेंट यूज किया हुआ है कि मैं आपने आके इसके ये नहीं मिला तो इसके असिस्टेंट को प्रेजेंट कर दिया, असिस्टेंट इसको बताना भूल गया, असिस्टेंट इज नॉट एन एजेंट, इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि आपने इसको प्रेजेंट किया है। इसलिए आंसर दोनों केस में, यदि एजेंट हो तो अलग हो जाएगा, असिस्टेंट हो तो अलग हो जाएगा। क्या ये कैच वर्ड समझ में आया? तो एक में तो प्रेजेंट हुआ हुआ माना जाएगा, एक में प्रेजेंट हुआ हुआ नहीं माना जाएगा, और दोनों का आंसर फिर अलग बन जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मे बी टर्मिनेटेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर ग्रेशियस बेलमेंट है, कब कब टर्मिनेट कर सकते हो, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, कब कब खत्म कर सकते हो, वो उस पे पूछा गया है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ रीसेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बिल्कुल, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का तब तक मतलब ही नहीं रखता है जब तक कि राइट ऑफ रीसेल नहीं मिले। वापस बेचने का भी तो राइट मिलना चाहिए एक अनपेड सेलर को, तो वो राइट ऑफ रीसेल क्या है, ठीक है, वो भी बताने का है अपने को। ये आपके दोनों एमटीपीज हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था कि आ जाओ कुछ दिखाते हैं आपको। ये मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न एक्सेल फाइल में बना के और बताया हुआ है कि सर पेपर कुछ कुछ इस तरीके का होगा। यस सर, जिसमें हर एक में तीन तीन पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 में हर एक में एबीसी 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 होंगे। कुछ कुछ प्रैक्टिकल डायरेक्ट, ये हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक एनालिसिस भी किया अपन ने कि सर किस में से प्रैक्टिकल ज्यादा आने के चांसेस हैं, किस में से किस एक्ट में से थ्योरेटिकल जाने के ज्यादा चांसेस हैं, ये सब भी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान करिएगा। नंबर, एक मिनट, हाँ हाँ,
तो डायरेक्ट किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल 7 नंबर का आएगा, प्रैक्टिकल 14 नंबर का आ जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। अब एक चीज जो रह गई थी यहाँ पर डिस्कस करना, वो ये थी कि देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चॉइस मिलेगी, या बी में ही और आएगा। कैसे? चॉइस विल बी गिवन बिटवीन टू क्वेश्चंस इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, या तो ये कर लो या फिर ये बी पार्ट वापस ऐसा होगा, या ये कर लो। यानी यहाँ पर एक प्योरली एक, या तो ये कर लो या ये कर लो। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुमको एक्स्ट्रा चॉइस मिलनी और ज्यादा चाहिए। कैसे, आओ देखते हैं 1 मिनट। सीधा ये जनवरी का अटेम्प्ट का पेपर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली। ये देखो, बी में एक चॉइस और मिलेगी, या तो ये कर लो या ये कर लो, एडिशनल लिंक। ठीक है, ध्यान रखना। तो और हैवी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, और मोस्टली जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका क्वेश्चन होगा ये, उसमें चॉइस मिलेगी मोस्टली, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये एक चीज बतानी रह गई थी। अब आ जाओ, अपन चलते हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो 10 थे उसमें से निकाल के मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही डाले हैं, उनको फटाफट देख के आज की सेशन अपन वाइंड अप करेंगे। क्या टाइम हो गया है? 3:10 हो गया है। मैक्सिमम आधे घंटे में अपन को ये 16 पेपर कर लेने हैं। ठीक है, आधे पौने घंटे में जितने भी है इसको वाइंड अप करते हैं। पढ़ना चालू कर भाई। कंपनीज मैंने इसमें, ये फाइल मैंने तुम लोग के साथ में शेयर कर दी है। ठीक है, और इसमें वो सेक्शंस भी बना दिए। कंपनीज एक्ट का रखा है, कंपनीज एक्ट के बाद में सोगा का रखा है, सोगा के बाद में कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में एनआई एक्ट। ठीक है, और उसके बाद में पार्टनरशिप एक्ट। चलिए, ये 4-5 है। आईआरएफ तो ठीक है, सब घोटने का ही है। तो थोड़ा सा स्पीड रख के इसको फटाफट करते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत जो मैंने तुमको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डाले हैं, जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, सब रिपीटेशन हो रहा है वहां पर। इसलिए मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस अलग से ही निकाल दिए जो कि देखने लायक थे, जो कि एक बार देख लो अपन। ठीक है, आ जाओ भाई, पढ़ना चालू कर करण फारिया। The paid-up capital of Darshan Photograph Private Limited is 1 crore in the form of 50,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares not carrying any voting rights of 100 each. Shadow Evening Private Limited is holding 25,000 equity shares in Darshan Photographs Private Limited. State with reason whether Darshan Photographs Private Limited is subsidiary of Shadow Evening Private Limited. Whether your answer would be different in case of Shadow Evening Private Limited is holding 25,000 equity shares and 5,000 preference shares in Darshan Photograph Private Limited. एक बात ध्यान रखना बेटा, आप सब लोग एक बात ध्यान रखना कि देखो, जब अपन जब अपन होल्डिंग सब्सिडियरी की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट आता है। जब अपन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल आता है। ये बात ध्यान रखना सबसे पहला तो, कि कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, यानी इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग एटलीस्ट 51% इन एनी फॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल आता है। सर, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। और सर, यदि जिस कंपनी में गवर्नमेंट ये होल्ड कर रही है उसने शेयर्स विद डीवीआरस इशू किए हुए हैं, तो हम पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड हटा के वहां पर टोटल वोटिंग पावर कर देंगे। इफ द गवर्नमेंट इज होल्डिंग greater than equals to 51% of the total voting power in that company, यदि डीवीएस इशू किए हुए तो ये हट के टोटल वोटिंग पावर आ जाएगा। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुकुंद, नेतन, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ।
बहुत बहुत धीमा यस आया है, थोड़ा सा जोर से यस बोलना अगली बार। नेक्स्ट ये तो हो गया गवर्नमेंट। बट इफ अ कंपनी is a subsidiary company of a government company, then also this company can claim the status of a government company. ये तो मैंने आपको गवर्नमेंट बताया था। अब गवर्नमेंट कंपनी में यदि होल्डिंग सब्सिडियरी ऐसा रिलेशन है तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती है। इस पे अपन ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये ध्यान रखना। सर पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होते हैं। क्या प्रेफर इक्विटी शेयर पे तो वोटिंग राइट्स होते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं? पहला आंसर है ना, प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स नहीं होता। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अपन लोग 10 मिनट में 5 मिनट में रिज्वाइन करते हैं बेटा। अभी 3:15 और ये 3:20 पे 22 पे रिज्वाइन करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।